आज हम जिस टॉपिक को देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज हम देखेंगे। किसी भी चीज़ को बांटने से पहले उनका एक हम समझेंगे उनका आधार क्या होता है। जैसे कि मैं अगर आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि राम श्याम से बड़ा है, तो मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ? क्या मैं उसके हाइट के बेस पे बोल रहा हूँ? क्या मैं उसके आर्थिक स्थिति या फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे बोल रहा हूँ? क्या या मैं उसके उम्र के आधार पे बोल रहा हूँ? किसी भी चीज़ को अगर बांटा जा रहा है तो उसका एक बेस, एक उसका आधार होना चाहिए। वैसे ही जब कॉन्स्टिट्यूशंस की डिवीज़न या उनके टाइप्स की बात आती है तो जो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, जो लिखने की जो विधि है उसके आधार पे बांटा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है हमारा नॉन रिटन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से साफ पता चलता है कि हाँ ये लिखा हुआ संविधान है, प्रॉपरली अरेंज एंड शेड्यूल्ड है। बट अनरिटन में कई लोगों को ये मिथ होता है कि जो ये संविधान है वो लिखा हुआ नहीं है, इसलिए अनरिटन कहते हैं। तो चूँकि आज का जो वर्ल्ड है, आज हर चीज़ें टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, हर चीज़ों को आजकल हम इवन जो बोल रहे हैं उसके भी हम बोलते हैं कोई प्रूफ दिखाओ हमें, मैंने जो बोला है। तो ये ऐसा बोलना है सिर्फ ये गलत होगा कि अनरिटन संविधान या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। हाँ, उसमें चीज़ें मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई नहीं है, क्योंकि वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि वो धर्म, जो कल्चर है, जो उनके पुराने जो रीति रिवाज हैं उसके बेस पे वो चीज़ों को मानते हैं। बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि नहीं, जो भी चीज़ें होंगी वो एक लिखित आधार पे होगी, जो संविधान में जो लिखा हो गया उसके दायरे में सारी चीज़ें हमें करनी है। वैसे ही तो अगर मैं क्लासीफाई करूँ और इसको मैंने क्या किया है, कुछ बुलेट पॉइंट्स में इनको लिख रखा है ताकि जिससे देखने में आसानी होगी आप सबको। तो इसको देखने से पहले मैं करूँगा, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो बेसिक जो प्रिंसिपल हैं, जो इसके सिद्धांत हैं, वो सारे जो एक मूल सिद्धांत है जो बोलते हैं किसी भी संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो लिखे हुए हैं वो प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक लिखे हुए हैं। मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारी एक इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें पार्ट्स हैं, स्केड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं। जब भी कोई अमेंडमेंट ऐड होता है तो उसको लिखा गया कि कौन सा अमेंडमेंट है, किस ईयर में किया गया है, उसमें क्या क्लॉज ऐड किए गए हैं, कौन से उसमें आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं। इन सब चीज़ों को एक पूरी प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक तरीके से इसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। इसको हम फिक्स्ड स्कीम भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी फिर देखा जाए तो एक फिक्स्ड भी होता है, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो लॉज लिखे गए हैं उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए। हाँ, उनमें कुछ अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, कुछ चेंजेस मेजॉरिटी के, जब पार्लियामेंट में जब मेजॉरिटी पास की जाती है या कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। बट उसमें क्या है कि वो फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। इसमें क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो संविधान है इसमें उसकी प्रधानता दी जाती है। कहने का मतलब है कि जब भी कोई अमेंडमेंट या जब भी कोई लॉज लाए जाते हैं या कोई क्राइम के रिलेटेड जो चीज़ें ऐड ऑन की जाती हैं, मान लिया जाए जैसे कि पहले जो लड़कियों को एग्जांपल लेते हैं, शादी की जो उम्र थी पहले कम थी, अगर थी 18 साल थी, अब नया प्रोविज़न लाया जा रहा है कि उनकी एज जो है 21 ईयर कर दी जाएगी। तो जो चेंजेस जो हो रहे हैं ये संविधान के अकॉर्डिंग होती हैं। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में कोई बिल पास कर दिया गया और सारे जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर हैं उन्होंने हामी भर दी तो दैट्स इट, ऐसा नहीं है। हमारी जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें है जो संविधान है उसकी सुप्रीमेसी टॉप मोस्ट होती है। साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें देखने को मिलती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो फ्रेम्ड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। मतलब जब संविधान लिखा जा रहा होता है या संविधान जब बनाया गया है उस वक्त क्या है कि सबसे पहला क्या है, एक संवैधानिक सभा बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई होगी। उसमें कुछ मेंबर्स को अपॉइंट किए होंगे कि कुछ चेयरमैन हैं, कुछ जो उसको देख रहे हैं, कुछ करेक्शंस कर रहे हैं, उनके द्वारा एक प्रॉपर फ्रेम्ड तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बनाया गया है। एग्जाम्पल में बात करते हैं तो हमारा इंडिया आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, साथ ही साथ यूएस भी आता है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो ध्यान देने वाली बात यह है, जो अक्सर कभी कभी पूछ दिया जाता है, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यह लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो भारत का जो संविधान है वो लिखित के बेस पे जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनके आधार पे सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। बट जो यूएस का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लिखने के आधार पे सबसे छोटा संविधान इनका लिखा गया है। फिर हम देखते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, उसमें है कि जो ये संविधान ये लिखित फॉर्म में है
बट नॉट प्रॉपरली कंपाइल्ड, मतलब एक सही तरीके में उनको लाइंड अप, एक सही तरीके में कंपाइलेशन उनकी नहीं की गई है। बट फिर भी जो मेजॉरिटी इसमें है, जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो अनरिटन है। इनका कारण क्या है कि जो कल्चरल ट्रेडिशन है ना, जो कल्चरल ट्रेडिशन है उनकी डोमिनेंस ज़्यादा है कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इनमें क्या, जो राजा महाराजा जो हुआ करते थे, जो जजेस हुआ करते थे, उन्होंने जो रीति रिवाज और जो चीज़ें, जो परंपरा जो लेते आए हैं, यहाँ जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग हैं, वहाँ के जो निवासी रहते हैं जिस कंट्री में, वो उन्हीं को प्रधानता देते हैं। अगर मान लिया जाए कोई क्राइम होता है या कुछ लॉज पास करने हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं करते, वो सिंपल क्या करते हैं, पार्लियामेंट में जा कर के एक बिल पास करते हैं, स्पीकर्स और जो वहाँ के मेंबर्स हैं कैबिनेट और मिनिस्टर के हेल्प से, और उसको एज अ संविधान या एज अ कॉन्स्टिट्यूशन वो मान लेते हैं। बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दी गई थी। यहाँ पे क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसकी सुप्रीमेसी दी जाती है। कोई जब भी कोई रिक्वायरमेंट होती है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, या कोई बिल पास करनी है या कोई चेंजेस लाने हैं रिक्वायरमेंट में, डेली रिक्वायरमेंट में, तो यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट के माध्यम से इसको कर लिया जाता है। जो कंट्रीज जिनको बोलते हैं जिनमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आज भी चल रहा है, उनमें आता है हमारा ब्रिटेन है, इजराइल है, न्यूजीलैंड है। तो हमने रिटन और अनरिटन को दो, मतलब कुछ मैंने पॉइंट आउट कर रखे हैं जिससे कि याद करने में या फिर नोट डाउन करने में काफ़ी आसानी रहेगी कि जो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इनको एक मेजर जो डिफरेंस बात करें, लिखे हुए दोनों ही हैं, पर क्या है, ये प्रॉपरली कंपाइल्ड एंड सिस्टमैटिक है, ये कंपाइल्ड नहीं है। इसमें कुछ पार्ट हैं जो इसमें रिटन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर डोमिनेंस ज़्यादा है। जो इसको संस्कृति बोलते हैं या जो पहले के जो परंपराएं चली आ रही है, ये उनको ज़्यादा मानते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है, नहीं, जो हमने लिख दिया वही रूल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। इसमें है जो संवैधानिक सभा बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशंस को, बट इसमें क्या है, जो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रॉपर्ली कंपाइल्ड नहीं है, कुछ ना कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, संविधान लिखा गया है, कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई हैं जो एडअप कर दी जाती हैं पार्लियामेंट में आगे पास करके। बट इनको क्या, इनके लिए कोई संवैधानिक सभा बनाई नहीं गई है। जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो अनरिटन हुई जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो संवैधानिक सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं, फिर एक दूसरा जो बेसिस आता है हमारा जो क्लासीफाई करने का कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कुछ चेंजेस लाने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कौन से टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट चेंज कर सकते हैं, कौन से हैं जो चेंज नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। तो उनमें है जो ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट में दो टाइप आता है, एक हमारा है रिजिड, दूसरा आता है हमारा फ्लेक्सिबल। अब रिजिड में बात करें तो एक एग्जांपल इसका आता है यूएस, जो है यूएस में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इसमें अगर कोई चेंजेस लाने हैं, अगर कुछ पास करना है, तो यूएस में जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि राइट ना 50 स्टेट्स हैं वहाँ पे, तो 50 स्टेट्स में से आउट ऑफ 50 स्टेट 32 की जो हामी होगी, जो वहाँ पे एग्री हो करेंगे, तब जाके कोई इशू पास किया जाएगा या कोई बिल पास किया जाएगा या उनको अप्रूव किया जाएगा। पर फ्लेक्सिबल जो है, जो कि ब्रिटेन में है, ये तो ब्रिटेन जो है या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी का पार्ट है, फ्लेक्सिबल भी है। तो इसमें क्या है कि जो अनरिटन जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या होता है कि सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से जो है वो रूल्स, नए रूल्स जो पास कर दिए जाते हैं। अब जो हमारा भारत देश है, भारत देश क्या है, उसमें थोड़ा सा क्वालिटी रिजिड का भी है, कुछ क्वालिटी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस का भी है। तो इसमें क्या होता है कि भारत में कुछ ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो फ्लेक्सिबल ही हैं, कुछ ही चीज़ें हैं जो रिजिड है जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। पर ऐसी हैं जो फ्लेक्सिबल वाले हैं, उनमें क्या है, कभी कभी सिंपल मेजॉरिटी से चीज़ों को पास कर दिया जाता है, या कभी कभी क्या होता है कि वो एक स्पेशल मेजॉरिटी जो होती है उसको थ्रू में पास कर दिया जाता है। जो मेजॉरिटी की जो पासिंग होती है उसको हम देखेंगे, एक हम अपने एक टॉपिक करने वाले हैं इसी लेक्चर में, पार्लियामेंट्री कोरम। जो पार्लियामेंट्री कोरम है उसमें किस तरह से संविधान की जो शुरुआत होती है वो होती है, और कितनी रिक्वायरमेंट होती है संविधान या पार्लियामेंट, जो हमारा पार्लियामेंट है उसको कमेंस करने के लिए, उसके सेशन को कमेंस करने के लिए रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होती है, इस चीज़ को हम जानेंगे। उसको देखने के लिए सबसे पहले मुझे जो टर्म्स जो है वो जानने की जो ज़रूरत है वो है पार्लियामेंट्री
कोरम को जब हम देखेंगे कि एक पार्लियामेंट, एक संसद को स्टार्टिंग करने के लिए, उसकी प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट्री कोरम है, इसको इस तरह से समझते हैं कि द मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट और कंटिन्यू द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कि एक संसद में मिनिमम, जो न्यूनतम मिनिमम कितने मेंबर्स, कितने जो वहाँ पे लोग हैं, जो सीट है टोटल उसके में, जो जिन लोग जो इलेक्टेड वहाँ के लोग हैं, कितनी नंबर मिनिमम नंबर की प्रेजेंसी जो प्रेजेंट है वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, तभी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो संसद की कार्यवाही, ये जो पार्लियामेंट की जो आगे की प्रोसीडिंग है उसको स्टार्ट करेंगे। और वो कितनी होनी चाहिए? तो जो पार्लियामेंट्री कोरम में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो भी सीट की मैं अगर मैं बात करूं तो हमारे लोकसभा में हमारे पार्लियामेंट में कितनी है? लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। लोकसभा में हमारी कितनी टोटल में सीट है अभी इस टाइम पे? 543। और राज्यसभा में कितनी है? 2, 4 और 5 सीटें हैं, ठीक है। तो जो अब इस सीटों में इनकी जो स्ट्रेंथ है टोटल, इनकी स्ट्रेंथ की 1/10 प्रेजेंट होना चाहिए, जिसमें हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस तरह समझते हैं, जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होते हैं, इनको समझने से एक चीज़ हम ध्यान में देते हैं कि जो प्रिसाइडिंग, जो ये जो हमारा टर्म है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो लोकसभा है और एक है राज्यसभा। तो जो लोकसभा है ना, ये लोकसभा, इस लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन से होते हैं? इसके स्पीकर होते हैं। और राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं ना, वो इसके चेयरमैन होते हैं। तो कभी कभी मान लो क्वेश्चन पूछ जाता है, हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं लोकसभा के हमारे स्पीकर हो गए, और राज्यसभा के कौन होता है? हमारा चेयरमैन होता है। सीट कितनी है? लोकसभा के 543 सीटें हैं, जिसमें से अभी फिलहाल एक सीट वैकेंट है, और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। पार्लियामेंट्री कोरम को हमने इस तरीके से समझा कि पार्लियामेंट्री जो कोरम है, इनकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ जो होती है कितनी होनी चाहिए, तब जाके पार्लियामेंट में जो चीज़ें वो कमेंस होंगी। अब क्या है, मान लिया कि जो स्ट्रेंथ है 1/10 स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं हो पाई, संसद की आज डेट दी गई कि हाँ आज इस फलां दिन को आज संसद की कार्यवाही या जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है वो शुरू की जाएगी। बट हुआ क्या कि जो 1/10 स्ट्रेंथ है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो क्या संसद की कार्रवाई आगे बढ़ेगी? जी नहीं बढ़ेगी। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं लोकसभा और राज्यसभा के रेस्पेक्टिवली, वो उस कार्यवाही को वहीं पे रद्द कर देंगे और उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि जो मिनिमम अटेंडेंस है वो पूरी नहीं हो जाती। जब मैं पिछले टॉपिक में, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बता रहा था टाइप में, तो हमने पढ़ा था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अनरिटन भी होता है, रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। रिजिड में मैंने ये बताया था कि यूएसए में क्या है 50 स्टेट्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई चीज़ों को पास करने की, किसी चीज़ को मंजूरी देनी है, तो मैंने गलती से 32 स्टेट्स वहाँ बताया था। बट मेजॉरिटी के लिए वहाँ पे क्या है 34 स्टेट्स की मेजॉरिटी वहाँ पे होनी चाहिए, तब वहाँ पे कोई बिल पास होती है। बट अब बात करते हैं मेजॉरिटी की, तो मैंने बातें कर दी, लोकल मेजॉरिटी हो गई, स्पेशल मेजॉरिटी, बट वो मेजॉरिटी होती क्या है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो उसको हम समझते हैं। जो मेजॉरिटी है वो कुछ इस तरह से होती हैं। पहला है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या होता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ होती है हाउस की, टोटल है, अगर मुझे मान लीजिए कोई बिल पास करना है, उसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगी, कोई बिल धड़ल्ले से पास हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। अगर जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उसमें से 50% +1 की अगर सहमति मिलती है, मान लिया गया यहाँ पे 245 हमारे राज्यसभा में सीटें हैं, यहाँ पे मेंबर्स हैं, इन 245 में से अगर 50% +1 मतलब आधी से एक ज़्यादा भी अगर लोगों की अगर सहमति मिलती है, अगर एग्रीमेंट मिलती है, तो वो बिल पास हो जाएगा विथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। फिर बात करते हैं सिंपल मेजॉरिटी के बारे में। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है कि इसमें भी 50% +1 ऑफ टोटल वैलिड वोट इन हाउस। हाउस में जो वहाँ पे जो वोट हैं, जो वहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, सीट हैं, उनकी वैध जो वोटिंग जो होगी
उसकी वैध वोटिंग वैलिड वोट्स के 50% प्लस 1 अगर हो रही है तो वो मेजॉरिटी के हिसाब से सिंपल मेजॉरिटी के बेस पे वो बिल या जो भी प्रोविजंस होंगे वो पास हो जाएगी। फिर थर्ड आता है हमारा स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें बात करते हैं 50% प्लस 1 ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। मतलब कि जो वोटिंग जो हाउस जब वोटिंग होती है तो हाउस में कितने लोग प्रेजेंट हैं और कितने लोगों ने वोट किया, इसमें है कि उसमें से कम जो हाउस है हमारी जो सीटें हैं उस सीटों में 2/3 जो लोग प्रेजेंट हुए होने चाहिए और उनकी वोटिंग होगी, उसका 50% प्लस 1 जब होगा तो कोई भी बिल या प्रोविज़न स्पेशल मेजॉरिटी के साथ उसको पास कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने टाइप ऑफ मेजॉरिटी को देखा, पार्लियामेंट्री कोरम को देखा, जो हमारे टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, जो संविधान होते हैं उनको देखा। इससे एक बेसिक ओवरव्यू जो बोलते हैं काफ़ी हमें डिटेल में पता चल गया कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब मैं बात कर रहा था तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसका संविधान लिखी नहीं गई हो। हाँ, वहाँ पे जो सुप्रीमेसी है वो पार्लियामेंट की हो जाती है। जो हमारे रिटन वाले में बात किया था मैंने, उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस की सुप्रीमेसी हो जाती है। जो अनरिटन की बात करेंगे तो उसमें क्या था, जो कल्चर, जो वहाँ के जो रीति रिवाज हैं उनके तर्ज पे उनको प्रधानता दी जाती थी। बट यहाँ पर नहीं, जो फैक्ट्स हैं जो लिखे जा चुके हैं उनके बेस पे इनको एग्जीक्यूट किया जाता था। इस तरह से बेसिक जो हम बात करेंगे, हमें एक टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ भी पार्लियामेंट्री कोरम और मेजॉरिटी, टाइप ऑफ मेजॉरिटी के बारे में हमने पूरा डिटेल यहाँ पे देखा। तो इसी के साथ ये हमारा आज का जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हैप्पी।